Assalamualaikum guys, my name is Osama and welcome to Perfect YouTube. मुझे उम्मीद है मैंने आपको ज़्यादा इंतजार नहीं कराया होगा सीजन 4 की इस कहानी के लिए। और इसके अलावा और अगर आपने मेरी इस कहानी नहीं सुनी सीजन 1 की, सीजन 2 की, सीजन 3 की, तो वो भी इनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लाजमी चेकआउट कीजिए। और हाँ, जो काफ़ी अर्सा हो गया मैं वीडियोस नहीं ला रहा था, बीच काफ़ी गैप आ गया, लाइक 2-3 हफ्ते हुए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, वो ड्यू टू सम रीजंस थी जो मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके बाद इस वीडियो के बाद रेगुलर वीडियोस आएंगी, सो स्टे ट्यून विद द परफेक्ट यूट्यूब। तो देखिए वीडियो और बताइए कैसी है, और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपना सबका ख्याल रखिएगा। देखिए, बाय दोस्तों, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं ये बेल आइकॉन ताकि द परफेक्ट यूट्यूब वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। हाँ, तो जैसा कि सीजन 3 के अख्ताम पर नामालूम हमलावर अर्तगल और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं और अर्तगल भी गिर ही जाता है। सीजन 4 में आकर इस हमले के मुतालिक सब कुछ अयां होता है कि ये सादुद्दीन कोपेक की खबर पर हमला कराचाईसार किले का गवर्नर आरिस करता है। काय के लोग इस हमले की जगह पर पहुंचकर क्या देखते हैं कि सब सिपाही मां सिवाय बाबर और आरिफ के शहीद हो जाते हैं, जबकि अर्तगल की लाश गायब होती है। 3 दिन की दिन रात मेहनत के बाद आखिरकार एक जली हुई लाश मिलती है और उसे अंगूठी से पहचान कर अर्तगल समझ लिया जाता है। यूं अर्तगल को शहीद समझ लिया जाता है और फिर जो दर्दनाक और रुला देने वाले मनाजर दिखने को मिलते हैं कि जिसे देखकर हर आंख अश्कबार हो जाए। और मुझे भी ये ऐसे वसवसे आने लग गए थे कि शायद अर्तगल वाकई अब नहीं रहे। ये खबर कूनिया तक कुस्तुनतुनिया सबको हिला कर रख देती है और सुल्तान के साथ मुहिम पर काम करता नूरगुल भी कबीले वापस आ जाता है। इंतहाई तकलीफ दे और ना देखे जाने वाले मनाजर और शायद इस ड्रामे के सबसे ज्यादा इमोशनल सीन्स के जब अर्तगल की मैयत को दफनाया जाता है, हर कोई हिम्मत हार जाता है, जबकि सादुद्दीन कबीले समेत तमाम जमीनों पर वक्त की नाजुकी को जानते हुए कब्जा कर लेता है। इधर कबीले का नया सरदार जुलजान सादुद्दीन के दबाव में आकर हानली बाजार बेचने और वापस मशरिक रवाना होने जैसे गलत फैसलों के मुतालिक काम पर लग जाता है, जो खुल्लम खुल्ला अर्तगल की कई सालों की जद्दोजहद के खिलाफ बगावत थी। जबकि दूसरी जानब अर्तगल एक स्लीबी गुलाम फरोश ताजिर सिमको, जिसके पंजे कराचाईसार में गवर्नर आरिस के कले में कनीज मारिया के जरिए फैल चुके होते हैं, वो अर्तगल को अगवा कर लेता है और इलाज के बाद उसे खुफिया तौर पर काफी मालियत के एवज आरिस को बेचने का फैसला करता है। मगर अर्तगल निहत्ता उसके कब्जे में मौजूद चंद गुलामों की मदद से सिमको और आरिस दोनों से बचते बचाते और गुलामों को आजाद करा कर निकल आते हैं। जबकि काइयों में सबकी मुखालफत के बावजूद जुलजान हानली बाजार की जिद में आकर चावदार कबीले के साबिक सरदार जानदार के भाई बहादुर को बेच रहा होता है, जिसे सादुद्दीन जानबूझकर मशरिक से यहाँ आकर आबाद होने और नूरगुल और असलहान की सरदारी से हटाकर खुद सरदार बनने के लिए बुलवाता है। इधर अर्तगल बचते बचाते जख्मी हालत में कबीले आता है, जिसे देखकर कोई यकीन नहीं कर पाता। ये इन सब लोगों के लिए मौजज़ा होता है, जबकि आरिफ साहब अर्तगल को जुलजान की नालायकी से आगाह करता है, जिस पर अर्तगल बगैर आराम की हानी बाजार पहुंच जाता है, जहां खरीदो फरोख्त के कागजात पर आखिरी मोहरें लगी ही रही होती हैं कि अर्तगल की शानदार एंट्री इन सब को हिला कर रख देती है। सादुद्दीन का रंग सफेद पड़ जाता है, जबकि बहादुर और आरिस राह फरार इख्तियार करने की कोशिश में लग जाते हैं। अर्तगल इन कागजात को फाड़ देता है कि ये कोई खिलौना नहीं बल्कि सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल और काइयों के खून पसीने से फतह किया गया है, और जिसमें भी हिम्मत है वो हमसे ये लड़ कर ले ले। हर किसी से उसके इंजाम का मुतालिक बात करके अर्तगल सबको भगा देता है, जबकि सादुद्दीन को भी फरमान जारी कर देता है कि चूंकि मैं इन जमीनों का सरदार आला वापस आ चुका हूं, तो अब तुम्हारा यहाँ पे कोई काम नहीं, तुम वापस कूनिया चले जाओ। जबकि जुलजान की इस कदर घटिया हरकत पर अर्तगल उसे कबीले से दूर वापस गुलदारों और सारिम के पास भेज देता है कि जब तक तुम अहल नहीं हो जाते तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। अर्तगल की वापसी तमाम मायूस ताजिरों और कबायली सरदारों में वापस रूह फोंक देने के बराबर होती है और अर्तगल दोबारा सब कंट्रोल अपने पास वापस ले लेता है। इधर दूसरी जानिब असलहान खातून के चावदार कबीले में फसादी बहादुर भीम मुख्तलिफ तरीकों से असलहान और नूरगुल दोनों को माजूर कर रहे होते हैं, और इस तरफ हानली बाजार में अर्तगल कबायली सरदारान को एतमाद दिलाने के लिए जिरगा बुलवाता है, जिसमें सुल्तान मुअज्जम अलाउद्दीन अर्तगल के लिए सरदार आला की पोशाक और मुकद्दस तलवार भिजवाता है, जिसे सादुद्दीन अर्तगल को पहनाता है। जबकि दूसरी जानब कराचाईसार में इस तरह अर्तगल को टेक डाउन करने के नाम में शहनशाह गवर्नर आरिस को एक जंगजू तीतान भेजता है। कई सालों का ट्रेन तीतान हर लिहाज से माहिर होता है और आरिस के हुक्म पर काई कबीले में गहरे तौर पर रच जाता है। दरअसल अर्तगल को सलीबियों और सिमको के सिपाहियों से बचाने वाला सल्जोकी खुफिया कमांडर अतसीस, जो हर लिहाज से बेहतरीन और अर्तगल का सच्चा दोस्त होता है, वो अर्तगल के हुक्म पर कराचाईसार में सलीबी खजांची के रूप पर गवर्नर आरिस के कुर्बत हासिल कर लेता है और उसकी जासूसी करके अर्तगल को हालात से आगाह करता रहता है। इधर सादुद्दीन कोपिक जब अपनी सच्ची मोहब्बत असलहान और अपने दुश्मन नूरगुल के दरमियान निकाह की खबर सुनता है, तो वो उसको निकाह ही के रोज जहर दिलवा देता है। इधर सब लोग नूरगुल और असलहान के निकाह की खुशी से फारिग ही होते हैं कि सादुद्दीन का जहर दोनों को साकिन कर देता है। खास किस्म का ये जहर जिसका इलाज सिर्फ और सिर्फ वही जानता है जो उसे बनाता है, मगर सादुद्दीन जो इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा विलन था, उसने इसका भी इलाज निकाल लिया था। उसने जहर देने वाले और जहर बनाने वाले दोनों को मरवा दिया था,
ताकि न बचेगा बांस न बजेगी बांसुरी। एंड सादुद्दीन के मंसूबे के मुताबिक शख्स सीधा सीधा असलहान और नूरगुल के सियासी मुखालफिन बहादुर भीम उसके खानदान पर जाता है, जिसे अर्तगल गिरफ्तार करके सही जुल्म करता है। मगर क्या फायदा, इधर नूरगुल और असलहान दोनों आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। इस नाजुक सूरत हाल में गवर्नर आरिफ अर्तगल पर एहसान करता है और इसे गार तलाश करवा देता है जहाँ जहर तैयार हुआ था। आरिफ साहब की तलाश के बाद जहर का तोड़ निकल आता है और असलहान और नूरगुल वापस सांस लेने लग जाते हैं। जबकि एक मुसीबत टली तो दूसरी शुरू। गवर्नर आरिफ का बंदा तीतान, जो कबीले में सरदार के खेमे में पंजे गाड़ चुका होता है, वो अर्तगल के बेटे गुंदोज को अर्तगल की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए अगवा कर लेता है और कालाचा हिसार ले आता है। हलीमा सुल्तान के लिए अर्तगल की शहादत की फेक खबर के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी इंतहाई गमनाक सूरत हाल पैदा हो जाती है। कालाचा हिसार किले में अर्तगल की नसीहत के ऐन मुताबिक गुंदोज हाथों में छुपाए पत्थर की मदद से गवर्नर आरिफ की एक आंख जाया कर देता है, जिस पर आरिफ बच्चे को तकरीबन मारने ही वाला होता है कि उसकी कनीज खास मारिया की मदद से गुंदोज को बचा लिया जाता है, मगर गुंदोज की सलाखों के पीछे कैद कर दिया जाता है। जब अर्तगल को इस बात का इल्म होता है तो तैश में आने के बजाय सब्र और अक्लमंदी से काम लेता है। वो बतौर मेहमान कालाचा हिसार किले में आता है और वहाँ आरिफ नूरगुल और असलहान की जान बचाने के एहसान के बदले में हानली बाजार और सुगोत की वो जमीनें जो सुल्तान ने अर्तगल और उसकी नस्लों के हवाले कर दी थी पर मौजूद सलीबी पाबंदियां तोड़ने की बात करता है, जिसको अर्तगल के लिए मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। जबकि उसी मुलाकात में अर्तगल के सिपाही इस बात का इल्म करा लेते हैं कि गुंदोज वाकई इसी शैताने किले में कहीं कैद है। अगले ही रोज अर्तगल, बाबर और गुंकुत ईसाई रूह में कले आते हैं। अर्तगल भी अपने बालों को कम कर लेता है, जबकि गुंकुत और बाबर भी अपनी दाढ़ी मुंडवा लेते हैं। ना चाहते हुए भी इन इक़दामात पर अलबत्ता वो इस्तग़फ़ार करते हैं। खास तौर पर बाबर खूब बुरा महसूस करता है, मगर अर्तगल उसे यकीन दिलाता है कि इंशाअल्लाह उसके बाल बहुत जल्द आ जाएंगे। बहरहाल किले में अर्तगल के जासूस अजीज और आरिस की कनीज माये की मदद से गुंदोज को छुड़ा लिया जाता है और खूब लाशें बिछाते हुए तीनों वापस आ जाते हैं, जिस पर आरिस खूब तेश में आता है और कसास का अहद लेता है। जबकि गुंदोज की सलामत वापसी हलीमा सुल्तान और हामा खातून दोनों के लिए राहत बख्श होता है। इधर दूसरी जानिब अर्तगल हानली बाजार में दोबारा जिरगा मुनक्कद कराकर फैसला सुनाता है कि अब उस शैतानी कराची हिसार किले की फतह हर हाल में नागुज़ीर है। अगर इस किले से शैतानी साजिशों को ना रोकोगे तो हालात बदतर हो सकते हैं। और इसी जिरगे में बहादुर साहब अर्तगल का दिल जीत लेता है। वो अर्तगल को बताता है कि सुल्तान मुअज़्ज़म के साथ मुख्तलिफ जंगों में वो ऐसी ऐसी मंजनीके बनवा चुका है जो दुश्मनों के कलों की फलक छूती दीवारों को भी जमीन बोझ कर देती थी। वो अर्तगल के हुक्म पर काम पर लग जाता है, मगर बातिन में अपना शैतानी मकसद तब जाहिर करता है जब मंजनीके तैयार हो जाती हैं। वो सलीबियों को इत्तला कर देता है कि अर्तगल के सिपाही और मजदूर यहाँ खास जगह पर काम कर रहे हैं। इत्तला के मुताबिक तीतान हमला कर देता है और मंजनीके जलाकर राख कर देता है। जबकि सीजन 2 के दुर्गा कबीले के सामसा को, जिसने अपने ही कबीले के खिलाफ हक का साथ देने के लिए खुद को अर्तगल के हवाले कर दिया था, तीतान इस अजीम सिपाही को शहीद कर देता है। जब अर्तगल मंजनीकों का मुआयना करने के लिए वहां आता है तो हालात इंतहाई सख्त होते हैं। तमाम मजदूर और सिपाही शहीद मिलते हैं और यूं अब खुल्लम खुल्ला ये ऐलान जंग था। जबकि बहादुर अपने फर्जंद समेत नूरगुल की गैर मौजूदगी में चावदार पर पुरजोर हमला कर देता है और ओराल की तरह खुद को जबरदस्ती सरदार करार दे देता है। वो तमाम मुखालफिन को मरवा देता है, जबकि असलहान को जख्मी करके गिरफ्तार कर लेता है। बादशाह नूरगुल भी उसके सिपाहियों के हाथों गिरफ्तार हो जाता है। जब अर्तगल को नीच हरकत के मुतालिक इल्म होता है तो चावदार बतौर सरदार आला आकर सल्तनत के कावानीन के पेश नजर बहादुर उसके फर्जंद को कत्ल कर देता है, जबकि उसकी बेगम भी इसी कश्मकश में मारी जाती है। अर्तगल तमाम नाअहल सरदारान चावदार को सजा देता है और कबीला वापस नूरगुल और असलहान को दे देता है। चूंकि सलीबियों ने अब तबला जंग बजा दिया होता है और अब अर्तगल की दिल की आग में मजीद भड़क उठी होती है। काई कबीला आरिफ साहब की क़यादत में दिन रात एक एक करके मरहम, तीर, कमान, खुराक, तलवारें, ढाले और नेज़े तैयार करके अपने नौजवानों के लिए शाना बशाना खड़े होते हैं। जबकि दूसरी जानिब किले में भी खूब तैयारियां होने लगती हैं। किले को हर अतराफ से महफूज कर लिया जाता है और अच्छे किले में खुराकी मदद से आरिस की मजीद गुर्बत भी हासिल कर लेता है। जंग से कुछ रोज कबल अर्तगल अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और तीतान के हाथों अपनी जाली शहादत की खबर फैला देता है। आरिस इस बात की खुशी में डूब जाता है और सलीबी सिपाही हिफाजत छोड़कर किले में जश्न मनाने वापस आ जाते हैं। एक शानदार शब को सलीबी शराब के मजे में मदहोश तलवारों को फेंक कर अयाशी कर ही रहे होते हैं कि अर्तगल नमाज की शानदार अदायगी के बाद हमला कर देता है। इस अचानक हमले से सलीबी परेशान हो जाते हैं और तलवारों की तरफ भागते हैं, मगर काई के बहादुर जवान सिपाही किले को सलीबियों से खाली कर देते हैं। अलबत्ता गवर्नर आरिस फरार होने में कामयाब हो जाता है। ये एक शानदार फतह होती है। किले की छत पर अजान दी जाती है और किले के ताजरों को अमन और सलीबी पादरियों को मजहबी आजादी का वादा किया जाता है। अर्तगल का दिल जीतने के लिए टैक्स भी खत्म कर देता है। किले पर नीले काई परचम आबुताब से लहराने लगता है, जिससे सुल्तान मुअज़्ज़म अर्तगल से शदीद खुश होते हैं। आरिस की कनीज मारिया को अर्तगल की मदद करने के सबब कबीले का बेटी बना दिया जाता है और आरिस साहब से निकाह करा दिया जाता है। इन सब हालात में अजीज का बहुत बड़ा किरदार
ہوتا ہے۔ ارطغرل کو ہر خبر سے واقف رکھنا اور قلعے کی کمزوریوں سے آگاہ کرنا یہ سب اسی کی مرہون منت تھا، جبکہ حارث جان بچا کر چند بچ جانے والے صلیبیوں کے ہمراہ تیتان کے ہمراہ ایک غار میں چھپ جاتا ہے، جہاں قلعہ حصار کے ہمسائے قلعے بیلیچک کے گورنر کا بیٹا اینجلوس ان کی مدد کو آتا ہے۔ وہ آ کر حارث کو خوب ڈراتا ہے کہ تمہاری غلط حرکات کی وجہ سے عیسائیت نے خوب نقصانات اٹھائے ہیں، ہم نے ہزاروں صلیبی بہادر کمانڈر، سپاہی اور قلعہ بھی کھو دیا ہے، اب تم کو ارطغرل کو مارنے کا آخری موقع دیا جائے گا، اگر تم اس بار بھی ناکام رہے تو تمہیں نیکی کی گلیوں میں سرعام سزا دی جائے گی۔ وہ اس پر عمل کرتے ہوئے ارطغرل پر عقل مندی سے حملہ کرتا ہے، مگر ارطغرل کو پہلی اطلاع ہو جاتی ہے، چنانچہ حارث گرفتار ہو جاتا ہے۔ ارطغرل کو گورنر حارث اور امیر سعد الدین کے درمیان بدکار معاملات کی اچھی طرح خبر ہوتی ہے۔ وہ حارث کو زبان دیتا ہے کہ اگر تم نے کونیا میں سلطان علاء الدین کے سامنے سعد الدین کے اصل چہرے کو یہاں کیا تو میں تمہیں معاف کر کے آزاد کر دوں گا اور میں بھول جاؤں گا کہ تم نے میرے قبیلے اور میرے ساتھ جو کیا ہے، جس پر حارث راضی ہو جاتا ہے۔ البتہ تیتان اور اینجلوس راستے میں اسے مارنے کی خوب کوششیں کرتے ہیں، مگر اینجلوس مارا جاتا ہے، جبکہ نورگل تیتان کو گرفتار کر کے قبیلے لے آتا ہے، جہاں اسے بازا نورگل بہت ظالمانہ انداز میں واصل جہنم کر دیتا ہے، اور ادھر ارطغرل بخیریت کونیا پہنچ جاتا ہے۔ یہاں کونیا میں سلطان معظم علاء الدین کے خاندان اور دربار کے متعلق علم میں آتا ہے کہ سلطان کی 2 حیات بیویاں ہوتی ہیں۔ بڑی بیوی یونانی نسل سے مہپری خاتون ہوتی ہے، جبکہ چھوٹی بیوی ایوبی خاندان سے عادل خاتون ہوتی ہے، اور یہ وہی عادل خاتون ہے جن کا سیزن 1 میں بھی ذکر ہوا تھا۔ دونوں بیگمات سے سلطان معظم کا ایک شہزادہ ہوتا ہے، مہپری خاتون سے شہزادہ غیاث الدین کے حسرو، جبکہ چھوٹی بیگم سے قلعہ چرسلان ہوتا ہے۔ دراصل ارطغرل سے خوشگوار ملاقات میں سلطان معظم ارطغرل کو آگاہ کرتا ہے کہ میں کہ حسرو کے باوجود قلعہ چرسلان کو جانشین مقرر کرنا چاہتا ہوں، اور ارطغرل سے وعدہ لیتا ہے کہ میرے بعد اگر یہاں میری اولادوں میں فساد پیدا ہوتا ہے تو تم چھوٹے بیٹے ہی کا ساتھ دینا، جبکہ یہ خبر تمام درباریوں سے ہوتے ہوئے مہپری خاتون کو بھی ہو ہی جاتی ہے۔ وہ سعد الدین کے ساتھ اس لیے ہاتھ ملا لیتی ہے کہ سلطان کے بعد ہر حال میں کہ حسرو ہی سلطان بنے۔ سعد الدین اس سے ہاتھ تو ملا لیتا ہے، لیکن در حقیقت سلطان معظم کے بعد وہ خود کو سلطان سلجوق سلطنت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک دعوے میں سعد الدین سلطان معظم کو زہر دے دیتا ہے، اور سلجوق سلطنت کا عظیم الشان سلطان جو ایوبیوں، منگولوں اور صلیبیوں کے علاوہ اپنے غداروں سے بھی لڑتا رہا، جس نے ارطغرل کو اس قدر عزت دی کہ اپنوں کے دباؤ کے باوجود اس نے کبھی ارطغرل سے شکایت نہیں کی، جنگ کے نام میں دشمنوں کی صفیں تباہ کر دینے والے سلطان معظم علاء الدین کے کو بعد ارطغرل کے ہاتھوں میں شہید ہو جاتا ہے۔ ارطغرل سے ناواقفیت کی وجہ شہزادہ غیاث الدین کے حسرو ارطغرل گرفتار کرا دیتا ہے، مگر ہر چیز کا کنٹرول سعد الدین خود سنبھال لیتا ہے۔ پوری سلطنت میں اثر و رسوخ کی وجہ سے سعد الدین قلعہ چرسلان کو اپنی ماں سمیت ایک سفر میں شہید کروا دیتا ہے، جس میں بڑی بیگم مہپری خاتون اپنے شہزادے چھپ چھپ کر سعد الدین کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے، مگر وعدے کے مطابق سعد الدین سلطان غیاث الدین کے حسرو کو بنا دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی نہ حالات کی تلاش میں لگ جاتا ہے کب وہ شہزادے کو مروا کر خود سلطان بن جائے۔ اور ادھر کائی قبیلے میں ارطغرل کا سب سے بڑا بھائی سارم بھی آتا ہے، جبکہ ادھر کونیا کی جیل میں حارث خواب میں آ کر شیخ ابن عربی حارث کو صراط مستقیم پر آنے کی بشارت سنا رہے ہوتے ہیں، جس سے اس کے دل میں نور ایمانی کے لیے چنگاری پیدا ہوتی ہے، اور یہیں پر ارطغرل گرفتاری میں امیر سعد الدین سلطان معظم کے حسرو کو بہلا کر قلعہ حصار کنٹرول اپنے منہ بولے بیٹے گنال کو حوالے کر دیتا ہے، جس سے ادھر ترک قبائل کے حالات بھی خوب متاثر ہوتے ہیں۔ سعد الدین اپنی والدہ اور درباریوں کے دباؤ میں آ کر سلطان ارطغرل کو سزائے موت سنانے ہی والا ہوتا ہے کہ وہاں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، وہ جن کے آگے سب خاموش ہو جاتے ہیں، چاہے وہ گداگر ہو یا وقت کا سلطان۔ وہ ارطغرل کی سفارش کرا کر ارطغرل کو لے آتے ہیں کہ اسے کچھ کہنے سے پہلے مجھے شہید کرنا ہوگا۔ البتہ سعد الدین خوب کوشش کرتا ہے، مگر ارطغرل کی جانے دیا جاتا ہے، مگر ارطغرل پر خوب پابندیاں عائد کر کے کنٹرول سعد الدین اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ ارطغرل وعدے کے مطابق حارث کو رہا کر دیتا ہے، مگر سعد الدین سلطان کے سامنے اس کی شکایتوں کے سبب اسے مارنے کے لیے بندہ بھیجتا ہے، کیونکہ ایک بار حارث کی گواہی پر سعد الدین کو سابق سلطان علاء الدین کے دور میں جیل بھی جانا پڑا تھا، جو سلطان غیاث الدین کے سلطان بنتے ہی باہر آ گیا تھا۔ بہرحال ارطغرل حارث کی جان بچاتا ہے، اور ابن عربی کی ہدایات اور ارطغرل کے اعمال سے متاثر ہو کر حارث ارطغرل کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرتا ہے، اور ارطغرل اس کو نام احمد دیتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمدا عبده ورسوله۔ وہ خوب روتا ہے کہ اس کی گزشتہ عمر تمام اندھیرے میں تھی، اس عمر میں آ کر وہ صراط مستقیم پر آیا، جس پر ارطغرل اسے حوصلہ دیتا ہے۔ ادھر قلعہ حصار قلعے میں گنال سعد الدین کے حکم کے مطابق سارم، عارف صاحب، بابر اور نور صاحب موت دے ہی رہا ہوتا ہے کہ سلمان شاہ کا شیر فرزند ارطغرل عین وقت پر آ کر ان کی جان بچاتا ہے، جبکہ ارطغرل حلیمہ سلطان حائمہ خاتون کے خواب میں بار بار نیک لوگ، درویش، ابن عربی، قدیم ترک سردار اور سلمان شاہ آ کر ان کے ہاں عثمان پیدا ہونے کی خوشخبری سناتے رہتے ہیں کہ جو ان زمینوں پر اسلام کا پرچم بلند کرے گا، اور ادھر ارطغرل احمد کو عارث بنا کر بوجہ جاسوسی بیلیچک قلعے بھیج دیتا ہے۔ ادھر کونیا کے محل میں سلطان معظم کو اکیلے میں دی گئی ارطغرل کی پیشن گوئیاں سچ ثابت ہو رہی ہوتی ہیں، اور ارطغرل نے جیسا ان کو بتایا ہوتا ہے ویسے ہی مہپری خاتون رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی ہیں، جبکہ سعد الدین کوپک کے کرتوتوں پر بھی آہستہ آہستہ پردہ ہٹ رہا ہوتا ہے۔
बुजुर्गों की हदायत के मुताबिक अर्तगल सोगोत की नेक और जरखेज जमीनों पर हिजरत का ऐलान करता है, मगर हालात की नाजुकी की वजह से उसे ये फैसला रोकना पड़ता है। दिल ही दिल में अर्तगल जानता है कि गुनाह दिल का साफ है और वो हकीकी रोशनी की तलाश में है, मगर सादुद्दीन के एहसानात और अंधी फरमाबरदारी ने उसे हकीकत से वाकफियत से रोक रखा है और वो इसीलिए उसको किलादार रहने ही देता है। वो उसको हकीकत से आगाह करने की कोशिश भी करता ही रहता है। जबकि आरिफ साहब की बीवी मारिया गद्दारी के इल्जाम में वहां से भागकर बेलेचिक आ जाती है, जहां बेलेचिक का गवर्नर उसकी जासूसी पकड़कर उसे खत्म कर देता है। इस तरफ अर्तगल उन तुर्क कबाइल को मुंतशिर करता है जो नए सुल्तान गयासुद्दीन के हैसरों के खिलाफ बगावत में सरगर्म होते हैं, और जबकि दूसरी जानिब बार बार सादुद्दीन की हरकतों से तंग आकर नूरुल की बीवी असलहान खातून उसको वास्ते जहन्नम करने के लिए कूनिया आती है, मगर वो खुद शहीद हो जाती है। यूं असलहान के इश्क में वो सादुद्दीन जो कभी गिरफ्तार हुआ करता था अपने ही हाथों उस असलहान का कत्ल कर देता है, और इस तरह सीजन 3 की हमारी आने वाली साथी अब शहीद हो जाती हैं। इन सब वाकयात और हालात से अब खुल्लम खुल्ला सादुद्दीन कोपे का सरकलम हर हाल में लाजम हो चुका था। सुल्तान के हसरों को तमाम सादुद्दीन की हरकत से आगाह करती है, मगर वो सिर्फ नाम नेहाद सुल्तान बन चुका होता है। मां सिवाय चंद वफादार के तमाम लोग सादुद्दीन ही की बात तस्लीम करते हैं, तो अर्तगल को चंद सूबे गवर्नर के साथ सादुद्दीन की कहानी खत्म करने का मिशन सौंपता है। हर चीज अर्तगल के मंसूबे के मुताबिक चल रही होती है और ऐन मंसूबे के मुताबिक अर्तगल सादुद्दीन के खैमे में भी रसाई हासिल कर लेता है, मगर उस बात की इतला गुनाल सादुद्दीन को कर देता है और वहां से फरार हो जाता है। बहरहाल अमीर सादुद्दीन के सिपाही अर्तगल को गिरफ्तार करके सादुद्दीन के सामने पेश करते हैं, मगर ऐन मौका पर नूरुल सादुद्दीन को यरगमाल बना लेता है। यूं सादुद्दीन के बदले वो अर्तगल को वापस कर देते हैं। थोड़े ही दूर जाकर अर्तगल और उसके साथ मौजूद नूरगुल और सारे में एक जगह डेरा डालकर बैठ जाते हैं कि लाजमन सादुद्दीन की तलाश में आएगा, और वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। यूं सुल्तान गयासुद्दीन के वफादार गवर्नर और अर्तगल की मदद से सादुद्दीन को पकड़ लिया जाता है। इस मुकम्मल ड्रामे का सबसे बड़ा विलन जो सीजन 2 के मंगोलों से लेकर सीजन 4 के सलीबी और गद्दारों से मिलकर इस्लामी सल्तनत और तुर्क कबाइल को गहरे गहरे दुख दे चुका होता है, जिसके हाथ कई तुर्क सरदारान, सुल्तान सल्जोक सल्तनत, सल्जोकी शहजादे किले चरसलान और असलहान जैसे बड़े बड़े किरदारों के खून से रंगे होते हैं, वो बिलाखिर अर्तगल की घूमती तलवार से अपने अंजाम को पहुंचता है। बेशक हक की फतह है और बातिल मिटने के लिए ही बना है, और ऐसा ही हुआ। सादुद्दीन के बाद सुल्तान गयासुद्दीन मुकम्मल कंट्रोल संभालकर सब गद्दारों को निशान इबरत बनाता है, ताकि फिर वो दोबारा किसी में सादुद्दीन बनने की जुर्रत पैदा ना हो। जबकि अब गुनाल भी आंखें खोल चुका होता है, उस पर पहले दिन ही से अर्तगल को भरोसा होता है, तो वैसे ही अर्तगल उसको अपने मातहत काला हिसार किले का किलेदार मुकर्रर कर देता है। हालात कुछ दुरुस्त होते हैं तो काई समेत तमाम तुर्क कबाइल बहार की आमद की खुशियां मनाते हैं। उसी रोज हलीमा सुल्तान उस्मान को जन्म देती है, और यूं तुर्कों के अजीम दिन तुर्कों का अजीम बेटा दुनिया में आता है कि जिसने आगे जाकर मशरिक ता मगरिब उम्मत को एक छत फराम करनी थी। मगर इस अजीम और हर किसी खुशी वाले दिन हलीमा सुल्तान उस्मान की पैदाइश की कुछ ही बाद कल्ब की धड़कन बंद हो जाने के सबब वफात पा जाती है। यूं सरदार खेमे में जो सब उस्मान की पैदाइश के जश्न में मसरूफ होते हैं, अब एक बड़े शोक में चले जाते हैं। इस ड्रामे में हर किसी के दिल को मोह लेने वाली अर्तगल की एक वफादार बेगम और बेहतरीन दोस्त हलीमा सुल्तान अब उनमें नहीं रही होती। ये एक इंतहाई गमगीन और अश्कबार कर देने वाले मनाजिर नाज़रीन पर रक्त तारी कर देते हैं। मुझे खुद इस अचानक वफात का बहुत दुख हुआ, और ये ऐसे मनाजिर थे कि आप किसी अगर जालिम सिर्फ इंसान को भी सुना दे तो वो भी पिघल कर मोम हो जाए, क्योंकि हलीमा सुल्तान एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको हम अगर अर्तगल के ड्रामे से निकाल दें तो शायद ये ड्रामा मुकम्मल भी ना लगे। इधर काई कबीला सादुद्दीन से निपटता ही है कि सीजन 2 में बच जाने वाला नोयान वापस आ जाता है। अर्तगल से बदला लेने की गर्ज से नोयान अपनी बहन अलांगोया के हमरा यहाँ आकर छुप जाता है, जबकि अलांगोया को काई कबीले में खालों के ताजर के तौर पर जम करा देता है। इधर उस्मान को दूध पिलाने वाली सोगे खान, जिसे अर्तगल जालिमों से छुड़ाकर कबीले लाता है, वो उस्मान को माँ के बराबर प्यार और ख्याल रखती है। जबकि नोयान एक मंसूबे के मुताबिक अर्तगल के दोस्त और साबिक राजाचार किले का गवर्नर अहमद को शहीद कर देता है। अर्तगल और नोयान फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने आए ही होते हैं कि मंगोलों के खान और अजीम फातेह ओक्ताई खान नोयान को कुनिया सुल्तान के हुसर के पास एलची बनाकर भेजता है कि अगर सुल्जोक सल्तनत मंगोल हमले से जान छुड़ाना चाहती है तो वो मुतय्यन करदा हदिया देंगे। अलबत्ता वो हदिया बहुत ज्यादा होता है, मगर सुल्तान ने मौज़म अक्लमंदी से कबूल करके नोयान के साथ अर्तगल को अपना एलची बनाकर उक्ताई खान के पास भेजता है। रस्ते में उनके दरमियान बेशतर तकरार और छोटी मोटी लड़ाइयां होती हैं, मगर फरीजे की पासदारी की वजह से एक दूसरे की जान बचाते हुए
ارطغرل اوکتائی خان کے پاس آتا ہے۔ اس خوفناک اور درینہ ملاقات میں ارطغرل نہ صرف سلطان معظم کی دی گئی ہدایات اوکتائی خان سے منوا لیتا ہے بلکہ اوکتائی خان کا پاس رکھنے کے لیے ارطغرل اس کے ساتھ وفاداری کا ہاتھ ملا لیتا ہے، جس سے اوکتائی خان اور نویان ارطغرل کو امتحان بھی لیتے ہیں مگر ارطغرل کامیاب رہتا ہے اور اوکتائی خان کے ہاں عزت کما لیتا ہے۔ ارطغرل منصوبے کے مطابق نورگل بابر اور عبد الرحمن کو سلجوق سلطنت کے بارڈر پر بھجوا دیتے ہیں اور ادھر منگول ڈیرے پر شکار کے دوران اگلے ہی روز اچانک خبر آتی ہے کہ اوکتائی خان مارا گیا ہے۔ یہ خبر منگولوں پر آسمان گرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ منگول خود پر جبر شروع کر دیتے ہیں اور خوب مادم ہوتا ہے۔ اوکتائی خان کے مرنے کے بعد ارطغرل سے منگول معاہدہ بھی ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ نویان ارطغرل گرفتار کرنے ہی آتا ہے مگر تب تک ارطغرل وہاں سے جان بچا کر نکل چکا ہوتا ہے۔ نویان ایک بھاری فوج کے ساتھ ارطغرل کے پیچھے آتا ہے مگر ارطغرل کا منصوبہ کامیاب رہتا ہے اور نویان کو شکست ہوتی ہے جبکہ ارطغرل قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ ادھر الانگویا حامہ خاتون پر حملہ کرتی ہی ہے مگر خود حامہ خاتون کے ہاتھوں ماری جاتی ہے، جبکہ الانگویا کی موت اور اچانک منگول پسپائی کا بدلہ لینے کا نویان وعدہ کرتا ہے اور وہ سلجوق سلطنت اور ترک قبائل کو تہس نہس کرنے کی قسم کھاتا ہے، جبکہ ادھر منگول غداروں کی صفائی کے بعد صلیبی دارالحکومت نیکے سے شہنشاہ کا اپنا سگا بیٹا ارطغرل کے پاس ایلچی بن کر آتا ہے اور وہ آگاہ کرتا ہے کہ اگرچہ ہم تاریخ میں ہزاروں سالوں سے لڑتے آ رہے ہیں مگر اب منگول حملہ یقینی طور پر جلد یا بدیر متوقع ہے، تو اس حملے کے لیے ہمیں ہاتھ ملانا ہوگا۔ اس پر ارطغرل اسے جواب دیتا ہے کہ اگرچہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایسے معاہدے پہلے بھی ہوتے رہے ہیں لیکن تمہاری شرارتوں کی وجہ سے یہ معاہدے ٹوٹ جاتے رہے، ایک بار پھر ہم تم پر اعتماد کر رہے ہیں اور اگر تم نے اس بار بھی ہمیں نقصان پہنچایا تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد ارطغرل تمام ترک قبائل میں اعلان کرتا ہے کہ وہ سوغوت کی زمینوں میں ہجرت کرنے والے ہیں، جو ان کے ساتھ آنا چاہتا ہے آئے، جو نہیں آنا چاہتا وہ یہیں رہ لے۔ سوغوت کی طرف ہجرت کرنے سے قبل ارطغرل آخری بار پھر ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں اور ہجرت شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ڈرامہ اینڈ ہوتا ہے، جیسے سیزن 2 کے اختتام پر ارطغرل ہجرت کر رہا ہوتا ہے، جیسے سیزن 1 کے اختتام پر ارطغرل ہجرت کر رہا ہوتا ہے، سیزن 4 کے اختتام پر بھی ہجرت ہو رہی ہوتی ہے اور اب وہ سوغوت کی نیک اور زرخیز زمینوں کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ Alright guys, that's it. I hope میں نے آپ کو زیادہ ویٹ نہیں کروایا ہوگا اور آپ اگر مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے لیے یہی بہترین بات ہوگی کہ آپ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ ارطغرل میرا مین ٹاپک ہے آج کل، میں اس کے اوپر ویڈیوز بناتا ہوں، سو اگر آپ ارطغرل کے ڈرامے کے فین ہیں اور کسی بھی ترک ڈرامے کے فین ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور ایٹ دا اینڈ اپنا سب کا خیال رکھیے گا، بنے رہیے گا میرے ساتھ اور اپنا سب کا خیال رکھیے گا۔ ایک دفعہ پھر سے خدا حافظ، ٹیک کیئر، بائے بائے۔